नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है व्यावसायिक फूलों की खेती और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रेशमा नेगी, जो कि रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग स्टेशन मशोबरा में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर फ्लोरिकल्चर कार्यरत हैं। डॉक्टर नेगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। डॉक्टर नेगी, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो ये व्यावसायिक फूल हैं, इनकी जो हम खेती करते हैं, इसकी हिमाचल प्रदेश में क्या क्या संभावनाएं हैं? फूलों की खेती के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो अलग अलग जोन्स में बटा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 4 जोन हैं, निचले पर्वतीय क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्र और शुष्क पर्वतीय क्षेत्र है। अलग अलग 4 जोनों में डिवाइड है। तो इसके आधार पर जो है अलग अलग जलवायु होने के कारण जो है हम अलग अलग जगह पे अलग अलग फूलों की खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधे जो है वो जलवायु बेस्ड हैं। तो हम हर तरह के फूल हर तरह के उसमें जोन्स में उगा सकते हैं। बहुत सारी अपार संभावनाएं यहाँ पे। हम अपने जो है फूलों में जो टॉप 10 कट फ्लावर्स आते हैं, उनको सारे के सारे फूल हम यहाँ हिमाचल में अलग अलग जोन्स में अलग अलग टाइम पे उगा सकते हैं। जी। और कौन से ऐसे फूल हैं जिन्हें हम व्यावसायिक रूप से हम जिनकी खेती कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, परंतु हम बात करेंगे इसमें जो फूलों की खेती मोस्टली कट फ्लावर्स और लूज फ्लावर के लिए किया जाता है। जो कट फ्लावर होता है हम उसको कटे फूलों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे उसमें कट स्टेम के साथ, मतलब तने के साथ यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बुके देते हैं तो वो तने के साथ रहता है। और जैसे गुलाब है, गुलाब भी तने के साथ देते हैं, या ग्लैडियोलस है वो ऑर्किड है, तो ये तने वाले जो है हम कट फ्लावर्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ऑर्किड है, जरबरा है, ये तने वाले फूल होते हैं। और जो लूज फ्लावर होते हैं जो माला बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें मोस्टली हम गेंदा यूज़ करते हैं, रजनीगंधा, या फिर आपका गुलदाउदी है, ग्लाडिया है। बहुत सारे ऐसे फूल है जिनको हम लूज फ्लावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम माला बनाते हैं, गजराज बनाते हैं, अलग अलग डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो लूज फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, व्यावसायिक खेती एक किसान किस तरह से शुरू कर सकता है और इसके लिए लगभग कितनी भूमि का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि कोई मतलब जिसके पास कम भूमि है, क्या वो किसान भी ऐसे फूलों को उगा सकता है जिसकी व्यावसायिक रूप से जिसकी वैल्यू हो? बिल्कुल, हर तरह के फ्लावर्स उगा सकते हैं। अगर ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा लेवल पे कर सकते हैं, और कम एरिया में है तो कम उसमें उगा सकते हैं। परंतु मैं ये भी एक सुझाव या कहें इस तरह का बता सकती हूँ कि इसमें जैसे बहुत ज़्यादा खेती बहुत ज़्यादा उसमें ना करें। एक बारी छोटे इसमें देखें कि क्षेत्र में लगा के देखें कि किस तरह का वो है, इसका बाज़ार भाव है, किस तरह का ये उपयोग हो सकता है। उसके आधार पे आप इसको फ्लावर्स को उगा सकते हैं। और इसमें ध्यान रखा जाता है कि इसमें मार्केट की वो की डिमांड कितनी है, कितनी इसकी वैल्यू, उसके हिसाब से हम फूलों को उगा सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें, जैसे फूलों की बात करें, तो इसमें जगह की आपने बात की, तो अगर आपका एरिया के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास खुले खेत हैं तो आप इसमें अगर आपका पॉली हाउस बना सकते हैं, है ना। और अगर इसमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स के भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है तो 1000 स्क्वायर मीटर तक भी बना सकते हैं। कम एरिया है तो 500 या 150 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउसेस भी लगा सकते हैं। इसके अलावा शेड नेट्स में भी आप फूल उगा सकते हैं। उसके अलावा अगर नहीं है जगह, थोड़ी ही जगह है, तो उसमें आप गमले आदि भी उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह का खेती आप कर सकते हैं। जी। और किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है और किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है व्यावसायिक फूलों की खेती के लिए? जलवायु की बात करें तो इसमें जो है अलग अलग, जैसे आपका पॉली हाउस के लिए, वो पॉली हाउस में कई तरह के पॉली हाउसेज रहते हैं। इसमें लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और हाई कॉस्ट। जो लो कॉस्ट पॉली हाउस होते हैं उसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें नेचुरली वेंटिलेटेड होते हैं। तो इसमें जो है उन फसलों को लगाए जिनको हम मतलब वैसे उगा सकते हैं। उसके अलावा जो मीडियम कॉस्ट के, उसमें फ़ैन और पैड सिस्टम होता है, तो उसमें जैसे
अच्छे क्वालिटी के फूल उगा सकते हैं, जैसे आपका रोज़ हो गया, कार्नेशन हुआ, आपका गुलदाउदी हुआ, ऑर्किड्स हुआ, जरबरा हुआ। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है। अगर निचले पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, जैसे उन्ना या हमीरपुर की बात करें, तो वहाँ पे रोज़ लगा सकते हैं, गुलाब लगा सकते हैं, जरबरा लगा सकते हैं, बर्ड ऑफ पैराडाइज लगा सकते हैं वहाँ के लिए। और अगर बात करें यहाँ सोलन एरिया या सिरम यहाँ पे शिमला एरिया की, तो यहाँ पे कार्नेशन अच्छा चलता है, तो कार्नेशन लगा सकते हैं, लिलियम लगा सकते हैं, बहुत सारे फ्लावर ऑप्शन है, रोज़ भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह का डिपेंड करता है कि किस तरह के कंडीशंस में है। इसके अलावा बात करें हाई टेक की, तो हाई टेक में जो है वो फुली ऑटोमेटिक होता है। फुली ऑटोमेटिक में इस तरह का जलवायु होता है कि इसमें सारा का सारा आपका जैसे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। उसमें अगर उगाना है किसी ने फसल, तो उसमें जो है सारा कंप्यूटराइज होता है, फुली ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेशन होता है। इसमें आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हर चीज़ जो है आपका मेंटेन रहता है। तो इस तरह से आराम से इसको कभी भी किसी भी टाइम पे आप इसमें फ्लावर लगा के कर सकते हैं। और उसके अलावा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने खुले खेतों में लगाना है तो आपका जो जगह है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और धूप सनी एरिया होना चाहिए। कम से कम मॉर्निंग आवर्स का सन जो है वो आपका हमेशा रहना चाहिए। 6 आवर्स लाइट तो मस्ट है। तो मॉर्निंग आवर्स की में लाइट ज़रूर, जहाँ मतलब ये है कि जहाँ धूप है वहाँ फूल है, तो फ्लावर को जो है वो धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्टली किसान बागवान भाई से ये अनुरोध करूँगी जिन्होंने फूलों की खेती करनी है तो आसपास ज़्यादा छायेदार पेड़ ना हो, तो इस तरह की खेती आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इसमें सबसे पहले तो ये कि आपने लगाना कौन सा है, किस तरह का है, आपकी मार्केट में कौन सी डिमांड है, आपके नज़दीक में कौन सा मार्केट है और किस चीज़ की डिमांड है, वो डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर मिनिमम किसी ने करना है तो गेंदा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। गेंदा को कोई भी कहीं पे भी लगा सकता है। मुट्ठी भर गेंदा जो है वो आराम से आप लेके आ सकते हैं। वो भी बशर्ते कि अच्छे किस्म का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो अच्छी क्वालिटी का बीज लगाएं। जैसे आपका आजकल चला लड्डू गेंदा है, टेनिस है एक, और पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा दीप है, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। तो इसको आप लगा सकते हैं। जैसे आजकल लगा लिया है तो उसके मतलब कुछ 100 दिनों के बाद या 100 या 150 दिनों के मतलब 4 महीने बाद जो है इसमें फ्लावर शुरू हो जाता है ना। जैसे दिवाली है, दशहरा है, कोई फेस्टिव सीजन है, मैरिज है, नवरात्रे हैं, तो मंदिरों में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो उस टाइम पे जो है किसान भाई जो काफ़ी मुनाफा ले सकते हैं। तो ये तो आपके लोकल मार्केट में ही बिक जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गेंदा, कि आप गेंदा लगा सकते, कोई भी लगा सकता है। और वैसे इसमें थोड़ी तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो है 1 महीने बाद पिंचिंग होती है, वो बहुत मस्ट है। अगर पिंचिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लिटिल शूट प्रोडक्शन होता है उसमें, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा फूल आता है। अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक ही जो तना होगा और एक ही फूल आएगा। तो इसलिए इसको शीर्ष नोचन भी कहा जाता है कि मैरीगोल्ड में वो एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करें। अदरवाइज़ बहुत अच्छा मतलब कोई भी इसको उगा सकता है। जी, क्या इसमें किसी तरह की कोई खाद, विशेष रूप से कोई खाद डालनी होती है फूलों की खेती में? बिल्कुल, खाद का तो अलग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बिना पोषण के मतलब वो बिना पोषण के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो पोषण ज़रूरी है। इसमें स्टार्टिंग से ही ध्यान देना पड़ता है, बेसल डोज से लेके। अब डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप लगाना है। रोज़ के लिए अलग है, कार्नेशन के लिए अलग है, गुलदाउदी के लिए अलग है, सारे क्रॉप है। जैसे गेंदा की बात की हमने, तो गेंदा के लिए अलग है। तो इसमें अलग अलग जो है कैटेगराइज किया होता है। इसमें बेसल डोज देनी होती है सबसे पहले। बेसल डोज में ध्यान रखना पड़ता है, इसमें NPK जो है नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस की मात्रा वो अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपका हर एक उसमें गली सड़ी खाद डालना आवश्यक है। मतलब इसमें कि जो खाद आप दे रहे हो वो गली सड़ी होनी चाहिए अच्छे से, और इसको आप आराम से दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कौन सा क्रॉप लगाना है, उसके लिए खाद तो बहुत ही मस्ट है। तो इसके अलावा जो बेसल डोज पहले अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो नाइट्रोजन है उसका हाफ करके डोज देते हैं 3 टाइम्स में। तो स्प्लिट डोज देते हैं, फिर एक 1 मंथ के बाद देते हैं इसका स्प्लिट डोज नाइट्रोजन का। हर एक क्रॉप में अलग अलग है। मैं मतलब जैसे एक की बात करूँगी, जैसे गुलदाउदी की बात करूँ, 30 ग्राम जो है 30 ग्राम शुरू में मतलब देंगे इसका, फिर उसके बाद जो है आगे देंगे, फिर उसके बाद 1 मंथ के लेटर, और
मतलब 3 महीने तक उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, क्योंकि उसमें वेजिटेटिव स्टेज में रहता है फ्लावर, तो उसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है देनी पड़ती है। उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद ये फ्लावरिंग में रहता है, तो फ्लावरिंग में जो है पोटाशियम की ज़रूरत पड़ती है, फॉस्फोरस वैसे हमारा सॉइल रिच रहता है तो रिकमेंडेशन कम हुई होती है। और किसान बहन भाई से ये अनुरोध करूँगी जो क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग हमारा पीओपी है यूनिवर्सिटी ने जारी किया हुआ पुष्प उत्पादन पे, तो उसमें जो है रिकमेंडेड डोजेस के ही हिसाब से आप उनको डालें खादों को। और उसके अलावा आप अपना जो मृदा है उसका प्रशिक्षण करवा सकते हैं पहले, मतलब उसमें सॉइल साइंटिस्ट के पास जाके आप इसको एनालाइज करवा सकते हैं कि आपके भूमि में कौन सी डेफिशिएंसी है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके डिपेंड करता है, ऐसे नहीं कि मतलब अंधाधुंध डालना है क्योंकि उससे फाइटोटॉक्सिसिटी होती है, तो उसको देख के और रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस या डोजेज जो हैं उसके हिसाब से आप उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। जी। और देखिए जैसे हमने देखा है कि फूलों में स्पेशली पानी देते ही हैं, क्यारियों में पानी देते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जल प्रबंधन या फिर सिंचाई प्रबंधन किस तरह के हो सकते हैं जिन्हें हम उत्तम सिंचाई प्रबंधन कह सकते हैं, वो क्या होंगे? जैसे ही उसकी बात की हमने फर्टिलाइज़र की, वैसे ही पानी भी आवश्यक है जी जी। पानी भी बहुत ज़रूरी है। पानी जो है एक तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही ऐसे हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपने क्रॉप कहाँ लगाई है। जैसे आपने पॉली हाउस में लगाई है, पॉली हाउस में तो ये रहेगा कि आपका ड्रिप इरिगेशन से कर सकते हैं आप, और स्प्रिंकलर भी यूज़ करते हैं, फॉगर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे बाहर है तो फ्लड इरिगेशन भी करते हैं। परंतु जो अच्छी तकनीकी मानी जाती है वो ड्रिप इरिगेशन का है। ड्रिप इरिगेशन से ये रहता है कि आपका एक तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप रहता है, और उसके अलावा जो है आपका जो वेस्ट नहीं होता है, उसके अलावा जो एक अननेसेसरी वाटर ड्रेनेज होते रहता है या कहीं पे उससे खेतों को नुकसान भी रहता है, वो भी अवॉइड किया जा सकता है। तो बेस्ट है कि आप इसमें ड्रिप इरिगेशन ही करें, और अगर इरिगेशन करना है तो मॉर्निंग या इवनिंग आवर, बेस्ट तो इवनिंग आवर्स ही रहेगा क्योंकि लंबे समय तक फिर मॉइस्चर बना रहता है मिट्टी में। तो आप शाम के टाइम ही जो है इसको फसलों को सिंचाई करें, दिन के समय में ना करें क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो ट्रांसपिरेशन रहता है। तो आप ये कर सकते हैं कि इवनिंग आवर्स में ही हमेशा पानी देना चाहिए। जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि फूलों में किस तरह के कीट लगते हैं और किस तरह के रोग लगते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, साथ ही इन पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, कैसे फूलों के रोगों को दूर कर सकते हैं हम लोग? देखिए फूलों में अलग अलग, हर एक क्रॉप में अलग अलग तरह की बीमारियां रहती है। रोज़ की बात करें तो रोज़ में भी बहुत सारी अलग अलग बीमारियां रहती है। इसमें डाईबैक है, ब्लैक स्पॉट है, बहुत सारी बीमारियां। क्रिसैंथेमम में अल्टरनेरिया आता है ना, और कई तरह के स्पॉट्स आते हैं। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां आजकल चली है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू भी रोज़ में काफ़ी आता है। तो इस तरह के अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग आते रहता है। तो उसके पीओपी में जो रिकमेंडेड डोजेज है उसको फॉलो करते हुए हम जिसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कीटों की बात करें, कीटों का भी यही है कि आजकल जैसे बरसात का मौसम है तो आजकल बहुत सारे कीट भी है और पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए जो है आप कर सकते हैं कि मतलब इसमें अलग अलग शेड्यूल फॉलो किया जाता है। तो उसमें जैसे हमारा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करें, उसके हिसाब से रिकमेंडेड डोज डालें। जैसे आजकल बरसात है तो बरसात में गलन सड़न रोग भी काफ़ी है क्योंकि ड्रेनेज की कई जगह जो है समस्या रहती है। तो एक तो नालियाँ ठीक से बनवाएं, और जो है जैसे गलने सड़ने की रोग है उसके लिए कार्बेंडाजिम या फिर आपका डाइथेनोवेस्टिन को घोल बना के इसको 15 डेज़ के इंटरवल पे आप स्प्रे कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि मतलब इसमें पीओपीज़ को फॉलो करें, और साथ ही में आपके जो रिसर्च स्टेशंस हैं या केवीके के वैज्ञानिक हैं जो इससे रिलेटेड फील्ड में हैं, जो पैथोलॉजी के हैं, जो रोग विशेषज्ञ हैं या कीट विशेषज्ञ, उनसे सलाह मशवरा करें और उसके बाद ही इसकी जो है आप स्प्रे करें या फिर आप इसकी वो अप्लाई करें। जी, देखिए आपने ये तो बताया कि आपके रिसर्च स्टेशन में आके अपनी जो क्वेरीज है किसान भाई बहन वहाँ के क्लियर कर सकते हैं, पर जैसे जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है या कोई मतलब कोई हेल्पलाइन है किसानों के लिए जिस पर वो संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान ले सकते हैं? बिल्कुल, अपने अपने केवीके, हमारे जितने जोन हैं 4 जोन में अलग अलग जगह पे केवीकेज हैं और रिसर्च स्टेशंस हैं, वहाँ पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें किसान सेवा है, और काफ़ी सारा फेसबुक पे भी हैं, तो कहीं पे भी आप क्वेरीज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो आराम से आजकल तो
अवेलेबल है हर जगह। जी, तो मतलब आराम कि से, ऐसा जरूरी हाँ, नहीं है कोई दूर हाँ दराज जी, से बिल्कुल उठ के आने यहाँ की पर जरूरत आके है, पहुंचे, फोटोग्राफ ये भेजिए, जरूरी नहीं व्हाट्सएप है। करें और उसके माध्यम से जो वहाँ पे सोल्यूशन किया जाता है, इसका मतलब ऐसे समाधान किया जाता है। जी, हाँ जी। देखिए व्यावसायिक फूलों की जो हम खेती करते हैं तो किन किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है? देखिए सबसे पहले तो आती है किसान बहनों भाइयों को कि आपका जो मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए। मटेरियल अच्छा नहीं तो क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। जी, मतलब जो बीज हाँ, हैं बीज है वो वो अच्छी गुणवत्ता वाले रिलायबल होने सोर्स चाहिए। से लें, मतलब या किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन से लें या फिर किसी अच्छे शॉप से लें या किसी कहीं पे भी अच्छी डिपार्टमेंट, कहीं पे भी अच्छा रिलायबल सोर्स से लें। जी, जी। ये नहीं कि कहीं से भी ले लिया और फिर वो नुकसान करता है। तो जी। आपका जो इनपुट है वो अच्छा होना चाहिए ताकि आपका जो आउटपुट है वो अच्छा रहे। जी। तो उसके अलावा जो है मार्केट का ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट में आपकी डिमांड किसकी ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया आपको कि मतलब आगे फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो उसमें मैरीगोल्ड की या वो रहती है, डिमांड रहती है, तो उस तरह या गुलदाउदी की डिमांड रहती है। तो इस तरह के फ्लावर्स इस फसल को लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकम मिल सके। जी, और देखिए ये तो हमने बात कर ली फसल उगाने की और फसल को एक अच्छी उपज लेने की। अब हम बात करते हैं कि जब अच्छी फसल हो गई तो इस फसल की तुड़ाई कब कब और किस तरह से की जाती है? क्या विशेष हमें सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है? फसल जैसे तैयार होता है उसके बाद ये देखना पड़ता है कि आपका मार्केट क्या है, मार्केटिंग का सिस्टम क्या है। अगर आपने दूर क्षेत्रों में भेजना है, कहीं दिल्ली भेजना है या जयपुर भेजना है या फिर चंडीगढ़ भेजना है, तो वो देखना पड़ेगा। को बेंगलोर भेजना है आपने, तो डिपेंड करता है कि आपने मार्केटिंग कहाँ करनी है, तो उसके हिसाब से होता है। या फिर आपने हो सकता है लोकल मार्केट में भी सेल आउट करना हो, तो ऐसी डिमांड हो कि आपके लोकल में ही जाना हो। तो डिपेंड ये है कि आपका जो है अर्ली स्टेज में जो है, बड स्टेज में ही आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कलर शो करना स्टार्ट करता है, जैसे रोज़ की बात करें तब आप बेच सकते हैं। और अगर आपने यहाँ कहीं नज़दीक में बेचना है तो हाफ ओपन स्टेज में बेचते हैं, है ना। तो इस तरह का रहता है। जैसे लिलियम में भी देखते हैं कि बर्ड्स 1 या 2 ओपन होने लगे तो हम उसको टाइट बट स्टेज में ही आप दूर बेचते हैं। अगर यहाँ नज़दीक में तो हाफ ओपन बेचते हैं। उसके अलावा जैसे ग्लैडियोलस की बात करें 2 से 4, अगर इसमें फ्लोरेट्स खुले हों तब आप जो इसमें लोकल मार्केट में बेच सकते हैं, और कलर शो करने लगे तब आप डिस्टेंस मार्केट में आप बेच सकते हैं। तो इस तरह का रहता है कि अलग अलग क्रॉप के अलग अलग वो हैं। इसमें भी डिपेंड वो करता है आपका कि आपने जो है मॉर्निंग आवर्स में या फिर इवनिंग आवर्स में इसकी हार्वेस्टिंग करनी है और दिन के टाइम में नहीं करना है। और हार्वेस्टिंग से पहले पानी ज़रूर दें, इरिगेशन करें क्रॉप को, ताकि आपका जो है जितना भी मॉइस्चर है वो आपके उसमें रहे, फ्लावर्स में रहे, ताकि आपका जो है वो जल्दी से मुरझाए नहीं और उसकी लाइफ अच्छी रहे। या जो भी वेज लाइफ हो या आपकी जैसे शेल्फ लाइफ, जैसे उसके लिए बात करते हैं हम, उसके लिए कट फ्लावर के लिए उसको वेज लाइफ कहते हैं, और जो आपका कट लूज फ्लावर है उसको शेल्फ लाइफ बोलते हैं। तो उनकी लाइफ अच्छी रहती है अगर आप इसको पानी सिंचाई करें और बाद में जो है इसको हार्वेस्ट करें। तो एकदम हार्वेस्ट करने के बाद जो है आप इनको बकेट में रख सकते हैं, अदरवाइज जो है आपका ये प्लांट जो है फ्लावर मुरझा सकते हैं। तो इसको फ्रेश क्लीन वाटर जो बकेट में है वो उसमें डालें, और उसके बाद जो है इसको कोल्ड स्टोर में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप ग्रेडिंग पैकिंग करके आप इसको ईजिली कोई या कोल्ड उसमें स्टोर वैन होते हैं, रेफरी वैन्स होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे या फिर ग्लैडुलस है तो उसको आप तो बोरियों में डाल के बस के ऊपर छत पे भी आप आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। गेंदा है उसको भी टोकरी में या फिर आप घनी बैग्स में इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की इसमें व्यवस्था रहती है। जी, देखिए आपने बताया कि मार्केट के हिसाब से ही इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मार्केट के हिसाब से ही इसकी तुड़ाई भी होती है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी मार्केटिंग कैसे होती है? मार्केटिंग का ये है कि आपको सर्च करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे है, इसका डिमांड कहाँ पे है। आजकल तो ऑनलाइन भी है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखना पड़ेगा किस जगह पे ज़्यादा डिमांड है। जैसे कहीं मैरिज है तो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड रहेगा, नवरात्रे हैं तो कौन से मंदिर में है वहाँ डिमांड रहेगा, या फिर कहीं आपने दूर भेजना है, कहीं से आपके ऑर्डर आ रहे हैं तो वहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हो। पहले मार्केट की स्टडी करें कि कहाँ पे इसकी डिमांड है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इवन आजकल तो होटल्स भी है, वहाँ पे भी डिमांड रहता है, तो वहाँ पे भी आप भेज सकते हो, है ना। वहाँ डेकोरेशन के लिए कहीं कई तरह के वहाँ भी आयोजन
किए जाते हैं, तो वहाँ भी डिमांड रहता है, तो आजकल काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जी, मतलब इंटरनेट के ज़रिए हाँ, हम लोग इंटरनेट आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं अपने इन बिल्कुल, व्यावसायिक फूलों की। बिल्कुल। जी। व्यावसायिक फूलों को देखिए हम टूरिज़्म की मतलब टूरिज़्म से किस तरह से हम जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि देखिए सैलानियों का तो मतलब हिमाचल प्रदेश तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर 12 महीने टूरिज़्म तो है ही है। किस तरह से देख सकते हैं व्यावसायिक फूलों के इस व्यवसाय को टूरिज़्म की दृष्टि हाँ, से? इसमें एक वो भी है, जैसे हॉर्टी टूरिज़्म करके है, इसमें आप आराम से इसके साथ लिंक भी कर सकते हैं और इसको एक व्यवसाय के रूप में भी आप अपना सकते हैं। इसमें जैसे आपने अपना एरिया है आपके पास, जैसे स्पेस ज़्यादा है किसान बहनों भाई के पास, तो वो जी। अपना जो है एरिया में खेती भी कर रहा है, साथ ही साथ उसने अपना जो है कैफेटेरियाज या कुछ इस तरह से खोल लिया है, तो और उसके अलावा और भी क्रॉप्स आपने उगाए हैं, है ना, तो उसमें भी आप जो है, इसमें जैसे ऑर्चर्ड है किसी के पास, उसी में ही आपने करना है, इसको टूरिज्म का प्लेस बनाना है। तो आपके जैसे सेब की फसल है, उसमें जो है आप बल्बस प्लांट लगा सकते हैं, बल्बस के प्लांट लगा सकते हैं, या कोई और भी फूल लगा सकता है, तो उसके साथ सेब में तो है, उसके अलावा जो है फूलों से भी आमदनी रहेगी और साथ ही साथ जो है बाहर के लोग जो आते हैं वो अपना जो है देख के जा सकते हैं कि ऑर्चर्ड भी देख लिया, और इस तरह के हॉर्टी टूरिज्म का वो बेनिफिट ले सकते हैं। जी, देखिए आप जो हमें जानकारी दे रही हैं वो एक बहुत ही लाभदायक लग रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रही है। तो जो दर्शक अभी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनकी अगर इच्छा हो रही होगी कि नहीं हमने भी व्यावसायिक फूलों की खेती करनी है और यही बिज़नेस करना है, तो वो जानकारी मतलब इस बिज़नेस के बारे में प्लस इस खेती के बारे में कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए हमारे जितने भी जोन हैं हिमाचल में, तो वहाँ पे सब जगह पे हमारे रिसर्च स्टेशन है या फिर केवीकेज है, वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं और इजीली आपको हर कोई गाइड कर लेगा कि मतलब हर साइंटिस्ट हर वैज्ञानिक इसीलिए उनके उसमें है कि वो गाइड कर सकेंगे कि आपने कौन सी फसल लगानी है। जैसे लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति वाला एरिया, वहाँ पे बल्बस क्रॉप अच्छे से आ सकता है, वहाँ बल्ब प्रोडक्शन के लिए, जैसे ट्यूलिप का, लिलियम के बल्ब प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर सीड प्रोडक्शन का कर सकते हैं। और जैसे इधर वाला एरिया है कांगड़ा ऊना साइड है, वहाँ पे रोज़ और जरबरादी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की जो हेल्प है वो आप उनसे ले सकते हैं, जहाँ जो रिसर्च स्टेशन नज़दीक में है उनसे आप जाके संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन सारे वो वेबसाइट्स में है हमारे डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ हर स्टेशन के और हर साइंटिस्ट का कॉन्टैक्ट नंबर है, वो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, बहुत ईजी है। जी, हाँ जी। तो मतलब इजीली हमें जानकारी मिल सकती है कोई भी इस बिज़नेस को शुरू करना चाहे तो। जी, आदर्श फूल जो है मतलब व्यावसायिक फूलों की रेफरेंस में देखा जाए तो क्या उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए जो मार्केट के हिसाब से है? देखिए क्वालिटी फिलहाल तो इम्पोर्टेंट है, अगर क्वालिटी नहीं हुआ तो फिर आपका बिकेगा नहीं और मुनाफा नहीं रहेगा, तो सारा जो मेहनत है वो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए है कि इसमें क्वालिटी एक स्टैंडर्ड है, उसमें देखा जाना चाहिए कि आपका जो फूल है वो एक तो अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, देखने में अपीलिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उसके जो पत्ते हैं वो फ्रेश होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए, और अगर कट फ्लावर है तो वो स्टडी होना चाहिए, स्टेम उसकी जो तना है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत सारे कांटे नहीं लगे होने चाहिए और बीमारी वाला नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह का अच्छा मतलब अच्छे उसमें होना चाहिए। और एक अगर वैरायटी वही है, जैसे रोज़ की बात की डेमस्क रोज़ है तो डेमस्क रोज़ ही होना चाहिए, नहीं कि कोई और रोज़ हो, तो मतलब जो रिप्रेजेंट करे अपने कल्टीवार को कि वो उस वैरायटी का है, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन उसकी होनी चाहिए और किसी तरह का कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का रहता है। और लंबी इसकी वो होनी चाहिए, सेल्फ लाइफ या वेज लाइफ जो भी है वो अच्छी होनी चाहिए। जी, डॉक्टर नेगी बरसात के मौसम में देखिए आपने बताया कि काफ़ी सारे रोग जो है वो फूलों को लग जाते हैं, हमें किस तरह से देखरेख करनी चाहिए फूलों की कि इन रोगों से हम दूर रख सकें? देखिए आजकल बरसात का मौसम है तो इसमें बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, जैसे रोजेज़ में देखें तो पाउडरी मिल्ड्यू है, अगर कार्नेशन की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फिजेरियम आ गया है, और वैसे तो विशेषज्ञ इसको अच्छे से डिटेल से बता पाएंगे उनसे कांटेक्ट करके, बट मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि इसमें जो है आप जैसे पॉली हाउस आपने बनाया है तो आपको पॉली हाउस के बाहर से ड्रेनेज सिस्टम अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका पानी अंदर बेड में ना आए, और बेड में आने से क्या होगा कि फिजेरियम आ जाता है, और फिजेरियम से एक बार अगर फिजेरियम फील्ड में एंटर हो जाता है तो वो पूरा का पूरा क्रॉप आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि इसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है।
तो इसके लिए जो है आप ट्रेंचिंग कर सकते हैं डाइथिन बेविस्टिन 15 डेज़ के इंटरवल पे। और जहाँ पे आपकी पेड़ पौधे बाहर चारों तरफ से हैं, अगर आपका आजकल जैसे ज़्यादा ग्रोथ है पेड़ों की, तो उसमें आप लॉपिंग कर सकते हैं, मतलब इसकी छंटाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ज़्यादा पानी ना दें आजकल, है ना। अच्छा। तो इस तरह का देख सकते हैं। और बीच में जो भी बीमारियां लग रही हैं आप डे टू डे विजिट करें, और जिसने खरपतवार है उनका नियंत्रण करें। और जिससे कि बहुत ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा जो इसी उसमें हो जाता है कि निराई गुड़ाई आप प्रॉपर करें और इसको जो है अच्छे से देखभाल करें और जाके अच्छे से इनकी केयर करें। जी, देखिए जो फूलों में जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से इन्हें बनाया जा सकता है? देखिए जी, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स जो हैं अलग अलग तरह के बनाए जा सकते हैं। ये फूल मतलब ये इसके लिए ही नहीं कि सजावट के लिए, बट इसके अलावा जो है फ्लावर्स हमारे लिए बहुत सारे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसे हम सुबह तैयार होते हैं, जो हमारे कॉस्मेटिक्स से जितने भी इनमें यूज़ होते हैं, इवन जैसे गुलाब जल हैं वो भी यूज़ करते हैं, परफ्यूम है, अगरबत्ती है, जितने भी सोप हैं वो इन्हीं से ही बनता है। उसके अलावा खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे ऑर्किड है, ऑर्किड्स जो एक वो है वेनिला प्लेनिफोलिया करके हैं, उससे हम वेनिलिन एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हमारे पेस्ट्रीज़ में, आइसक्रीम्स में डाले जाते हैं। इवन कॉफ़ीज़ वगैरह में आजकल ऐड हो रहा है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, हम अलग तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके अलावा ड्राई फ्लावर हैं, ड्राई फ्लावर्स में बहुत सारे ड्राई फूलों को ड्राई करके हम 20 से 25 साल तक इसको ड्राई प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि हम किसी भी समय में किसी भी ओकेजन में फ्लावर्स को ले सकते हैं, कट फ्लावर के रूप में या लूज फ्लावर के रूप में। इसके अलावा ड्राई फ्लावर से ग्रीटिंग कार्ड्स भी बना सकते हैं, हम अलग अलग वॉल में लगा सकते हैं, कई तरह के इसमें भी बना सकते हैं। बहुत सारे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है, जैसे मैरीगोल्ड, इसमें ल्यूटिन है, ल्यूटिन को भी हम जैसे उसके लिए यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं या पोल्ट्री को फीड करवाते हैं, तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। जी, डॉक्टर रेशमा नेगी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और हमारे किसान भाइयों बहनों ने इसका ज़रूर लाभ उठाया होगा। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।